ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग बिजनेस स्टडीज का पेपर देखे आए होंगे। काफी खुश मिजाज चेहरे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन सर, इतनी खुशी भी आप लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लास्ट पेपर आपका अकाउंटेंसी का बचा हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत बड़ा रिजल्ट डिसाइड करने वाला होगा। जो बच्चे इस 5 दिन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे, वो गारंटीड है कि सर 80 में से 70 मार्क्स प्लस तो लेके आ जाएंगे। मतलब सर, मेरी तैयारी ये रहेगी, आप लोगों के साथ साथ मेरी तैयारी ये रहेगी कि मैं आप लोगों को 90 प्लस एटलीस्ट तो स्कोर में आपको करवा दूं। लेकिन ये 5 दिन आपको मेरे नाम करने होंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए अपन शुरू करने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में टोटल 36 मार्क्स कवर करेगा आउट ऑफ 80, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डिफिकल्टी के हिसाब से ये मॉडरेट डिफिकल्टी होती है, तो हम सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं। आज का दिन जो आप देने वाले हो, घर पे जाकर के भी इस चैप्टर को जितना मैं करवाऊं और जितने क्वेश्चंस में टिक कराऊं, उन सबको एटलीस्ट हमें लिख के सोल्व करके देख लेना है। बोलो क्लियर है। मैं 30 तारीख को आपको 2 से 3 सैंपल पेपर भी यहाँ पे करवाऊंगा। उसी दिन भी आपको आना है, भले पूरे दिन अपन यहाँ पे बैठे रहेंगे और वो सैंपल पेपर सोल्व करेंगे, ताकि 31 तारीख को हम जैसे ही जाए, सीबीएसई बोर्ड बोलती है कि 3 घंटे में एटलीस्ट अटेंड करके बताओ। हम बोलेंगे कि 3 घंटे में क्या, हम 2.5 घंटे में अटेंड कर लेंगे और आप हमें 10 नंबर से ऊपर काट के बताओ। ठीक है दोस्तों, तैयारी अपनी ऐसी होनी चाहिए। पूरा साल हमने पढ़ा है, लेकिन साल में क्या किया वो कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपने एंड टाइम पे क्या किया। ओके, तो ये बहुत अच्छा समय आपके पास। 5 डेज बहुत होते हैं दोस्तों। वैसे जनरली 2 या 3 डेज ही अकाउंट में छुट्टी मिलती है, लेकिन आज अपने पास कितने दिन की छुट्टी है? 5 डेज की छुट्टी। आज संडे है, सुबह की 11:15 हो रहे हैं। तो मैं आपके सामने शुरू करता हूं सबसे पहले पार्टनरशिप का टॉपिक। तो दोस्तों आराम से बैठिए, बने रहिएगा। अपन लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि चैप्टर नंबर 1 आपका पार्टनरशिप का होता है। हम सबसे पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल वैल्यूएशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद चैप्टर नंबर 4, 5, 6 जो कि होते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन पार्टनर, वो आपको इजी तरीके से कवर हो जाएंगे। डन। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों आपको बता दूं, ये जस्ट एक रिवीजन क्लास है, तो यहां पर फालतू के लॉजिक्स अपन नहीं देखेंगे, फालतू के एग्जांपल्स वगैरह नहीं देखेंगे। जस्ट एक क्विक रिवीजन ऑफ अपन सारे कॉन्सेप्ट अपन यहां पे देख लेते हैं और ज्यादा फोकस करेंगे अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर। तो आप लोगों की किताबें अभी तो बंद हो जानी चाहिए। मैंने जो नोट्स लिखवा रखे वो आपको बाद में रेफर करने होंगे, और बुक में आपको जब खुलवाऊंगा, जब इस क्वेश्चंस में आपको टिक कराऊंगा इस चैप्टर के। डन। शुरू करें दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो होता है, सर अगर हमारे पास डीड, पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट होगा तो हमें क्या करना होगा। तो सर जब हमारे पास डीड, सर जब हमारे पास डीड अगर है देन क्या होगा, और अगर डीड मान लो नहीं है या किसी पॉइंट पे डीड हमारी क्या है सर, साइलेंट है, तो क्या होगा। आप लोग खाली मन में बोलेंगे मेरे साथ साथ, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद है। जस्ट एक क्विक रिवीजन वीडियो है दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले अगर डीड है, अवेलेबल है, तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बोला उसे फॉलो नहीं करना है, क्योंकि सर डीड एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब कि हम 2 या 2 से ज्यादा पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट का मतलब होता है, हिंदी में एक मुहावरा होता है, जब मियां बीबी राजी तो क्या करे काजी। तो सर अगर हमारे पास डीड एग्जिस्ट करती है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बोला, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसको फॉलो नहीं करना, जो हमने एग्रीमेंट करा उसे फॉलो कर देंगे। तो सर जब भी अगर डीड है तो आपको नो वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा डीड ने बोला वैसा हम कर देंगे। लेकिन सर कॉन्सेप्ट कब आएगा, पहला क्वेश्चन इस बुक का कब आएगा कि आपके पास डीड नहीं है या आप किसी पॉइंट पे एग्री नहीं कर पाए। सर जब भी ऐसा होगा तो वी हैव टू कंपल्सरीली फॉलो व्हाट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जैसे ही पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं कि क्या क्या उस एक्ट ने हमें बोला गया है। बोलो क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट खत्म होता है, सर अगर डीड है तो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे जैसा हमने एग्रीमेंट करा वैसा अपन ट्रीटमेंट कर देंगे। लेकिन मान लो हमारे पास डीड नहीं है या किसी पॉइंट पे हम डीड में एग्रीमेंट नहीं कर पाए, तो वी हैव टू कंपल्सरी फॉलो व्हाट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है वो दोस्तों आपको 6 बातों के बारे में बताता है। सबसे पहला सर, अगर आपके पास डीड नहीं है
या डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई प्रोविजन एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आपका रेशो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होने वाला है दोस्तों? इक्वल रेशो होने वाला है। ओके, सेकंड बात आती है कि सर मान लो किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगा दी, मतलब डिसप्रोपोर्शनेट कैपिटल है दोनों पार्टनरों के बीच में, तो दोस्तों अगर डीड में कोई प्रोविजन नहीं है तो क्या उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा फर्म के थ्रू? नो मिलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हम आईओसी नहीं देते हैं। ये सर ये जाता हुआ साइन क्यों लगाया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस। वही पार्टनर के लिए क्या होती है? वो इनकम होती है। फर्म का जो भी एक्सपेंस होता है, ध्यान रखना, फर्म का जो भी एक्सपेंस होता है रिलेटिंग टू पार्टनर, वो फर्म के लिए एक्सपेंस तो है, लेकिन उसी समय वो पार्टनर के कैपिटल को एनहेंस करता है, कैपिटल को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों बताओ, फर्म के पास अगर कोई इनकम है पार्टनर से रिलेटेड तो वो पार्टनर की कैपिटल को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बोलो क्लियर है सर? तो सेकंड पॉइंट आता है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी अपन नहीं लेंगे। सर इसका एरो कैसा है? आता हुआ है। इसका मतलब क्या है? आईओडी फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होता है, और ये पार्टनर की कैपिटल क्या करेगा? कम कर देगा। बोलो क्लियर है? पार्टनर की कैपिटल कम ज्यादा होगी वो पार्टनर के हिसाब से सोच के करते हैं, फर्म के लिए इनकम एक्सपेंस है वो अपन फर्म के हिसाब से सोच के चलते हैं। बोलो क्लियर है? आपने कैपिटल ज्यादा लगाई, फर्म उस पे इंटरेस्ट देगा, तो दोस्तों फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन आपकी कैपिटल का पोर्शन बढ़ गया मेरे फर्म के अंदर। बोलो क्लियर है? उसी प्रकार उसका उल्टा आईओडी में होने वाला है। डन। फिर सर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अगर पार्टनर ने कैपिटल की जगह पर लोन हमको दे दिया और डीड के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, या उस प्रोविजन, डीड तो है लेकिन उस प्रोविजन पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरीली देना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन कितना देना पड़ेगा? मैक्सिमम 6% पर एनम, क्योंकि इंडिया के अंदर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। बोलो क्लियर है सर? जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। फिर सर आती है, मान लो कोई पार्टनर ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है या ज्यादा एफिशिएंट पार्टनर वो है, तो उसको मान लो सैलरी और कमीशन मिलनी चाहिए, लेकिन डीड में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो दोस्तों जस्ट वो एक पार्टनर है, वो ओनर है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। बोलो क्लियर है? हम नहीं देंगे। ठीक है। लास्ट आता है कि मान लो सर किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे फर्म का बिजनेस रन होता है और वो पार्टनर अगर रेंट डिमांड करता है और डीड में अगर मान लो कुछ नहीं बोला गया है, फिर भी हमें उसे क्या करना पड़ेगा? रेंट को देना पड़ेगा। बोलो दोस्तों, यहां तक बातें आपकी क्लियर है कि नहीं? क्लियर है दोस्तों? यहां तक आपकी बातें देखो, एक बार जस्ट रिवाइज करा दो। डीड अगर नहीं है तो वी हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अंदर 6 केस अपने देख लिए, कौन कौन? सबसे पहले बता दो सर, पीएसआर क्या होगा? इक्वल। पीएसआर बोले तो क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस पूरे रिवीजन लेक्चर में जब भी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा तो समझ जाना, पीएसआर मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर आईओसी मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओडी मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आईओएल बोले तो इंटरेस्ट ऑन लोन। एंड सर सैलरी एंड कमीशन को मैं कभी शॉर्ट फॉर्म में एस एंड सी लिख दूंगा, मतलब क्या है? सैलरी एंड कमीशन। एंड लास्ट में रेंट। तो चलो मुझे रिवाइज करवा दो दोस्तों। पीएसआर क्या होगा? इक्वल। क्या आईओसी देंगे? नो। क्या आईओडी लेंगे? नो। आईओएल देंगे? यस। कितना देंगे? 6% पर एनम। क्या सैलरी कमीशन देंगे? नो। रेंट देंगे? जी हाँ, यस। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे आपका पहला कॉन्सेप्ट खत्म होता है दोस्तों। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। नेक्स्ट सर, इसी बातों के अंदर अब जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी अपन देखने वाले हैं। जैसे ही सर मैंने 6 पॉइंट आपको देखे, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका रिलेटेड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये ना तो कोई इनकम है ना एक्सपेंस है जो प्रॉफिट उसको बांटने की बात करी गई, लेकिन ये बाकी 5 आइटम जो हैं वो सर कहीं ना कहीं कुछ तो इनकम के पोर्शन है और कुछ एक्सपेंस के पोर्शन है जो कि रिलेटेड है ओनर से। किससे रिलेटेड है? ओनर से। देखो, आउटसाइडर से रिलेटेड है वो तो हमारा कंपलसरी खर्चा होता है ना। जैसे कि मैंने मेरे आउटसाइड वाले एम्प्लॉय को हायर किया तो सैलरी मुझे कंपलसरी देनी पड़ेगी। मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट कंपलसरी देना पड़ेगा, है ना। अगर मैंने किसी से रेंट पे बिल्डिंग ली है तो मुझे उसे रेंट कंपलसरी देना पड़ेगा। लेकिन सोचो, ओनर से रिलेटेड ही कुछ इनकम और एक्सपेंस फर्म के पास है, तो दोस्तों उससे रिलेटेड क्या होता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। उससे पहले जस्ट एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट है कि मान लो आपको पैसे की सख्त जरूरत थी,
एक तो आपके खुद के पापा जो आपके घर में रहते हैं, और एक पड़ोस वाले अंकल, उनको पड़ोस वाले पापा नहीं बोलना चाहिए, पड़ोस वाले अंकल। एक वो अंकल होते हैं आपके दोनों से रिलेशन अच्छे हैं। किन किन के पड़ोस वाले पापा भी रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पार्टनरशिप एक्ट बाहर कर देगा आपको। सुनिए बच्चों, है ना, क्या बोलने वालों में सर, आपके पास एक तो घर में खुद के पापा हैं और एक पड़ोस वाले अंकल हैं। मान लो आपको 500 रुपए की जरूरत थी। केस नंबर 1, आज पापा घर पे अवेलेबल थे, आपने 500 रुपए ले लिए, आपने 500 रुपए ले लिए, आपने 500 रुपीज पापा से ले लिए। केस नंबर 2, सेकेंड डे को पापा ऑफिस चले गए सुबह लिए, आपने अंकल से 500 रुपए लिए। इन दोनों केस में किसको आपको कंपलसरीली पैसे लौटाने होंगे? पड़ोस वाले पापा, पड़ोस वाले अंकल को। और किसको नहीं लौटाएंगे तो भी चलेगा? पापा को, खुद के पापा को बोलो। किसको? खुद के पापा को। अगर पैसे नहीं भी लौटाएंगे तो चलेगा। सर इस बात से मतलब क्या है? सर दोनों हमारे सेम डे में लायबिलिटी तो थी, लेकिन पापा वाली जो लायबिलिटी थी वो इंटरनल लायबिलिटी थी, घर का मामला था। हम चाहें तो नहीं भी दे तो एक समय तक तो चल सकता है, लेकिन जो अंकल से ली वो कौन सी लायबिलिटी थी? सर एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो कि मुझे कंपलसरी देनी ही पड़ेगी। तो सर ये पापा हमारे घर में होते हैं। उसी प्रकार बिजनेस में हम दोनों ओनर होते हैं, तो हम दोनों यहाँ के कौन है? इंटरनल मैटर है, लेकिन बाहर वाले एक्सटर्नल है। तो दोस्तों जो भी खर्चा बाहर की ओर से होगा वो मेरे लिए कंपलसरी एक्सपेंस होगा, और जो भी खर्चा हमारे ओनर से रिलेटेड होगा वो हमारा इंटरनल एक्सपेंस या इनकम होने वाला है। बोलो क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे 5 पॉइंट में आपको ये जरूर पता है कि सारे इनकम और एक्सपेंस मेरे ओनर से रिलेटेड है। और जैसे ही आप क्लास 12 में आते हो तो हम 11 से 12 में जैसे ही शिफ्ट होते तो 11 में हमने सिर्फ ट्रेडिंग पी एंड एल देखा था। जैसे ही क्लास 12 में आते तो पी एंड एल का एक्सटेंडेड वर्जन एक होता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसका आने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोस्तों उस अकाउंट के बारे में जान लो। उस अकाउंट में ओनर से रिलेटेड, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ओनर से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, लेकिन उस बात के 2 एक्सेप्शन हैं। सर उस बात के 2 एक्सेप्शन है, ओनर से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, एक्सक्लूडिंग आइटम नंबर 4 एंड आइटम नंबर 6। सर आइटम नंबर 4 कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। और आइटम नंबर 6 कौन सा है? रेंट पेड टू पार्टनर। क्योंकि सर अगर देखें इन 5 पॉइंट में तो मुझे कहीं ना कहीं आइटम नंबर 4 और आइटम नंबर 6 कहीं ना कहीं कंपलसरी नेचर लग रहा है। कैसा लग रहा है? कंपलसरी नेचर। तो सर अगर अकाउंट गुरु रौनक कोठारी सर इसको बोलते हैं कंपलसरी एक्सपेंस है, क्योंकि एनी हाउ टू बी पेड। कंपलसरी का मतलब क्या होता है? एनी हाउ टू बी पेड, हमें किसी भी कारण में देना पड़ेगा, चाहे डीड हो या ना हो, हमें यह खर्चा पे करना पड़ेगा। तो मैंने इसको याद रखने के लिए क्या बोल दिया सर? कंपलसरी एक्सपेंसेस। तो सर C4 कंपलसरी, C4 कंपलसरी। तो उसी प्रकार C4 एक अकाउंटिंग टर्म होती है जिसको बोलते हैं अपन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन C4 चमन बोल रहा है? ऐसा मत बोलना दोस्तों। C4 अकाउंटिंग में क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोलो क्लियर है? अब सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? तो 2 टर्म हमारे सामने होती हैं जो हम क्लास 11 से पढ़ के आते हैं। एक होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो आइटम प्रॉफिट्स को डिस्टर्ब करेंगे, पी एंड एल आइटम में जाएंगे, है ना, पी एंड एल अकाउंट में जाएंगे, उन आइटम को क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और सर जो आइटम प्रॉफिट आने के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो दोस्तों इस 5 आइटम में आइटम नंबर 4, आइटम नंबर कौन सा आइटम दोस्तों? 4 वाला आइटम और 6 वाला आइटम, ये तुम्हारे दोनों गोस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होंगे। और बचे हुए सर 3 आइटम जाएंगे तुम्हारे कहां पे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोलो दोस्तों, तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट यहां तक क्लियर हो गया होगा कि सर ओनर से रिलेटेड, जनरली ओनर से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंस कहां पर जाने चाहिए? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन है, जो ओनर से रिलेटेड कंपलसरी इन नेचर एक्सपेंस होते हैं वो तुम्हारे कहां जाने चाहिए? पी एंड एल अकाउंट में जाने चाहिए। बोलो क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? डन। आगे बढ़े तो फटाफट हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों आते हैं सेकंड पेज पर और हम बना देते हैं सर फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे वाले कॉन्सेप्ट सारे इस चैप्टर में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे ही जाते हैं।
इधर क्रेडिट आता है, इधर डेबिट आता है। बोलो क्लियर है सर? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मुझे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, क्योंकि मैं प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाता हूं उसका नाम क्या होता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले प्रॉफिट या लॉस तो होना चाहिए। वो प्रॉफिट या लॉस कहां से निकल के आते हैं? पी एंड एल अकाउंट से निकल के आते हैं। कहां से निकल के आते हैं? पी एंड एल अकाउंट से निकल के आते हैं। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट किधर आया होगा? डेबिट साइड के क्लोजिंग में आता है ना प्रॉफिट। वो प्रॉफिट इधर कहां जाएगा? उतर के इधर जाएगा, क्रेडिट साइड। तो हम कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट, या लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो ग्रे, लॉस होगा तो किधर उतरेगा? इधर उतरेगा, टू नेट लॉस। वैसे सीबीएसई बोर्ड की जनरल गाइडलाइन होती है कि अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आपके पास लॉस आ जाए और क्वेश्चन में आईओडी के बारे में ना लिखा हो तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ये तो गाइडलाइन है, आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहो तो भी चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो बना देंगे इन एनी केस, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही देंगे। तो फालतू दिमाग में लेके कौन चले? फालतू लोड है ना, एक्स्ट्रा लोड को पहले ही दूर कर दो, हम पहले ही रिलैक्स हो जाएंगे दोस्तों। तो हमें सर या प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही देंगे। मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं दोस्तों, समझ गए? सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर होता है। ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पी एंड एल अकाउंट होता है, जिसमें डेबिट ऑल द एक्सपेंस करते हैं जो कि ओनर से रिलेटेड होते हैं, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम करते हैं जो कि किससे रिलेटेड होती है? ओनर से रिलेटेड होती है। बाकी सारे आइटम किधर चले गए? पहले ही पी एंड एल अकाउंट में। ओनर से रिलेटेड दो आइटम ऐसे थे जो अगेन पी एंड एल में चले गए दोस्तों। कौन कौन से बता दो? IOL और रेंट पेड टू द पार्टनर। ओके दोस्तों आगे बढ़े। तो सबसे पहले बताओ ओनर से रिलेटेड इनकम क्या थी फर्म के हाथों में? IOD देखेंगे सर। ओनर से रिलेटेड इनकम थी, ये इनकम आती हुई क्या थी? IOD। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होने वाला है हमारे लिए? क्रेडिट होने वाला है बाय IOD होती है, लेकिन इसको लिखते हैं बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल या करंट। करंट क्या होता है मैं भी आपको बता रहा हूं जैसे जैसे अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है सर, या तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो या तो कैपिटल कम कर देगा या करंट अकाउंट कम कर देगा। करंट अकाउंट कम कब करेगा? जब हमारे कैपिटल का नेचर कौन सा हो? फिक्स्ड नेचर हो। अभी आगे बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। दोस्तों कैपिटल दो नेचर की होती है, अभी आगे आ रहे हैं, थोड़ा वेट करिए दोस्तों। तो देखो नेट प्रॉफिट उधर उतार लिया, इनकम होगी तो यहां उतरेगी। अब बताओ एक्सपेंस कौन कौन से सर? 2IOC, एस कैपिटल करंट या बीस कैपिटल करंट, फिर सर 2 सैलरी एंड कमीशन, एस कैपिटल करंट, बीस कैपिटल करंट। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको बोलूंगा मैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलूंगा? डिविजिबल प्रॉफिट। इधर कुछ बचेगा तो क्या बोलूंगा? डिविजिबल लॉस। सर लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अगर हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है तो वो आएगा टू ट्रांसफर टू रिजर्व। सर रिजर्व में ट्रांसफर करना क्या होता है? वो एक एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जो भी प्रॉफिट का पैसा मान लो हमने सेट असाइड करके रख दिया ताकि कुछ काम आएगा फ्यूचर में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। वो भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा। बोलो क्लियर है? तो ये होता है कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार रिवाइज करवा दो दोस्तों। देखें सर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट है तो इधर उतरेगा, लॉस है तो इधर उतरेगा, IOD इधर, IOC सैलरी कमीशन ट्रांसफर टू रिजर्व, इससे जो प्रॉफिट बचेगा वो या लॉस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन? आगे बढ़ जाए, पक्का आगे बढ़ जाए। डन डन डन। चले सर, उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मैनेजर्स कमीशन या पार्टनर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन क्लास 11 में पढ़ के आते हो, पार्टनर कमीशन यहाँ पे आ सकता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो सर कुछ नहीं करना है, अगर वो कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ बिफोर चार्जिंग है या एज ए परसेंटेज ऑफ आफ्टर चार्जिंग है, मैं इसका क्वेश्चन आपको टिक करा दूंगा, खाली ध्यान रखना सर। अगर बिफोर चार्जिंग है तो मैं करूंगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। अगर आफ्टर होगा तो मैं चार्ज करूंगा नेट प्रॉफिट अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बोलो क्लियर है? ध्यान रख लेना, इसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जस्ट ये क्विक रिवीजन है। अब तो सिर्फ हमें क्या करने हैं? प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को रिवीजन करके। डन सर, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 हो जाएगा। सर अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। डन?
आगे बढ़ते हैं, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे क्या देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि जैसे ही हम जाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है। अब मैं जो बातें करूंगा वो दोनों रूप से बातें करूंगा। मान लो डीड है तो भी, डीड नहीं है तो भी, मैं जो बोल दूंगा वो है। ओके, मान लो डीड है तो भी, डीड नहीं है तो भी, अपन जो बोलेंगे वही बातें होंगी। तो सबसे पहले सर 3 केस आपके सामने आते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन जब आप बनाते हो, सब लोगों का ध्यान इधर, 3 केस आपके सामने आते हैं सर। इफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अरे सर इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है कि हम ओनर के पर्सनल इनकम एक्सपेंस भी दे सकते हैं, और कुछ प्रॉफिट बचेगा तो उसको पीएसआर में बांट भी सकते हैं। सफिशिएंट प्रॉफिट है सर। इफ लॉस है, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। एंड थर्ड सिचुएशन होती है इफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, मतलब सर प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो है, लेकिन उतना नहीं है जितना हम ओनरों को भी दे पाए और उनको कुछ बांट के भी दे पाए। बोलो क्लियर है सर? देखो 3 सिचुएशन अराइज होती है जब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो। नंबर 1 क्या सर? इफ सफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, हमारे पास इनफ प्रॉफिट है कि हम जिसमें आईओडी ले भी सकते हैं, आईओसी दे भी सकते हैं, सैलरी कमीशन दे भी सकते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बचेगा तो उसको हम पीएसआर में बांट देंगे। बोलो क्लियर है? डन। एंड सर दूसरा है लॉस, जिसमें हमारे पहले ही फुर्सत में लॉस है, हमें और आईओसी देना पड़ेगा और सैलरी कमीशन देना पड़ेगा, आईओडी लेंगे, बचा हुआ लॉस होगा। ऐसा भी देखते हैं भी क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को आगे। सर दूसरा होता है कि हमारे पास प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं है कि मैं पूरा क्लेम सेटल कर पाऊं, तो क्या होगा? 3 सिचुएशन आ गई। तो दोस्तों पहला सिचुएशन, अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंसी है और डीट ने आपको सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बोल दिया बेटा, आईओसी के बारे में बोल दिया, आईओडी के बारे में बोल दिया, सैलरी कमीशन के बारे में बोल दिया, 3 ही बातें होती जनरली तो, है ना, P&L अप्रोप्रिएशन में। क्योंकि दोस्तों बात किसकी हो रही है? P&L अप्रोप्रिएशन की। इसलिए मैं आईओएल और रेंट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो किधर जाती है रे? P&L अकाउंट में। हम ये मान के चल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में कि वो कहां पे चली गई है? P&L अकाउंट में चली गई है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं सर आईओसी, डीट ने बोल दिया है, आईओडी डीट ने बोल दिया है, सैलरी एंड कमीशन डीट ने बोल दिया है। डीट नहीं बोलता, डीट अगर नहीं बोलता तो मैं कुछ भी नहीं देता, न लेता। बोलो क्लियर है? डीट ने बोल दिया, डीट ने बोल दिया तो अपन एक काम करते, दोनों में समझ लेते हैं। नो डीड और डीड। नो डीड है तो कुछ भी नहीं करेंगे, डीड है तो सब कुछ कर देंगे। बोलो क्लियर है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो एक काम करो, डीड ने बोला है, जी हाँ बोला है, तो आईओसी भी दे दो, सैलरी कमीशन भी दे दो, आईओडी भी ले लो और पीएसआर में बांट दो बचा हुआ प्रॉफिट। सर अगर डीड नहीं है, डीड नहीं होता, तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि न तो आईओसी देते हैं, न आईओडी लेते हैं, न सैलरी कमीशन देते हैं। जो आईओएल और रेंट देते हैं वो तो पहले कहाँ चला गया? P&L अकाउंट में चला गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके। ट्रेडिंग कंपनी उठा के बोल दे, लाइव चल रही। चले सर देखे, लॉस, अगर मेरे पास लॉस है, अगर मेरे पास लॉस है, लॉस कौन सा? सर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ लॉस है। तो देखें सर, इफ डीड, नो डीड और डीड। देखें सर, लॉस है, लॉस आ गया और डीड ने कुछ बोला नहीं है। डीड अगर कुछ नहीं बोलती है तो हम सर कुछ भी नहीं करते हैं, ये तो पता है। लेकिन लॉस है, डीड ने बोला है, सैलरी भी देनी है, आईओसी भी देना है, आईओडी भी लेना है, लेकिन फर्म के पास क्या है? लॉस है। दोस्तों अगर फर्म के पास लॉस है, मेरे पहले ही अगर मेरी कटकी चल रही है और पापा ने मुझसे कुछ पैसा मांगा, तो मुझे कंपलसरी देना पड़ेगा कि मैं कोशिश करूंगा मेरी कटकी कम हो जाए, कम हो जाए। मतलब सोचो, अगर फर्म के पास अगर लॉस है तो पार्टनर लोग मिलके उस लॉस को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कम करने की कोशिश करेंगे? कम करने, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस बढ़ा भी देंगे तो लाना तो उन्हें ही है। तो सर अगर आपके पास लॉस है, P&L अप्रोप्रिएशन में केविन लॉस है, और लॉस के केस में भले अगर डीट ने भी कुछ बोल दिया है तो फर्म देती कुछ नहीं, लेती सब कुछ है। इसका मतलब आईओसी नहीं देंगे,
आईओडी लेंगे, सैलरी कमीशन नहीं देंगे। बोलो क्लियर है सर? ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो वहां पे सर प्रॉफिट है या लॉस है। अगर लॉस है तो हम भले डिड कुछ भी बोल दे, हम सर सैलरी एंड कमीशन और आईओसी को डेबिट नहीं करेंगे, खाली क्रेडिट का सब कर देंगे क्या, आईओडी, भले डिड ने बोला हो तो। ओके डन, क्लियर है? तो सर एक्सपेंस और इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, भले डिड बोल दे, डन यहाँ पे। सर उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट सिचुएशन आती है, इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है आपके इलस्ट्रेशन में, वो मैं नंबर बता दूंगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अभी बता भी देता हूँ विथ फिगर, मुझे तो पूरा याद है, वो मैं बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पे सीख लेना सर। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपके पास प्रॉफिट है लेकिन उतना नहीं है जितना आप लोगों को ओनरों को देना है, तो उस केस में उस जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते दोस्तों क्लेम के रेशो में। कौन से रेशो में कर देते हैं? क्लेम के रेशो में। और क्लेम भी कौन सा होना चाहिए? नेट क्लेम। कौन सा होना चाहिए? नेट क्लेम, न कि पीएसआर में नहीं होता है। किस में होता है दोस्तों? नेट क्लेम के रेशो में होता है। उसके एग्जांपल पे आ जाओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल दोस्तों। आपके पास प्रॉफिट है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ₹80,000 का, यही क्वेश्चन है आपके सामने, और शायद उसके अंदर एम और एन दो पार्टनर है। क्वेश्चन आपकी बुक में बता दूंगा मैं आप लोगों को भी इलस्ट्रेशन में। 80,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे बोला गया है कि दो पार्टनर है, मान लो एम और एन। एम इज अ स्लीपिंग पार्टनर, उसने सिर्फ क्या करा है दोस्तों? कैपिटल लगाई है। और एन इज अ वर्किंग पार्टनर, है ना, इसने सर 12 लाख की कैपिटल लगाई है और इसको सर मिलते हैं 8,000 पर मंथ सैलरी का। कितना मिलता है? 8,000 पर मंथ सैलरी का। डिट ने बोला है कि सर इसको 10% आईओसी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? 10% आईओसी देना चाहिए। प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों सबसे पहले आ गया हमारे पास ऐसी सिचुएशन, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो कुछ मुझे ओनरों को देना है क्या उतना प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्लेम का कैलकुलेशन करते हैं। अगर इसको मैं आईओसी दे दूंगा तो कितना आएगा सर? 1,20,000। अगर इसको मैं सैलरी दे दूंगा, इसको आएगा सर कितना? 96,000। सर जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, 120 और 96 को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? 2,16,000। क्या उतना प्रॉफिट अवेलेबल है? नहीं है सर, हमें देना इतना ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट सिर्फ कितना अवेलेबल है? 80,000। तो दोस्तों ये सिचुएशन नंबर 3 अराइज हो गई, व्हेन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आर मोर देन अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये इस कॉन्सेप्ट का नाम है सर, व्हेन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आर मच मोर देन अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उस केस में हम क्या करते हैं? उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन इन द रेशियो ऑफ क्लेम कर देंगे, नेट क्लेम कर देंगे, अपन पीएसआर में नहीं बांटेंगे। तो सर हम क्या करेंगे? इस 80,000 को बांटने के लिए हम नेट क्लेम का रेशो निकालेंगे। और सर क्लेम आपके पास है 1,20,000, रेशो 96,000, इसको काटाफिकेशन करेंगे तो आएगा 5:3। अब बनेगा मेरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 80,000 प्रॉफिट में यहाँ पे उतारूंगा, इसको बांट दूंगा एम को और एन को, कितना सर? 50,000 और 30,000, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? डन हो जाएगा पक्का? क्या बोला था मैंने? जब अगर सिचुएशन नंबर 3 आ जाए, इफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, ये कौन है? इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? नेट क्लेम के रेशो में उस प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। नेट क्लेम का रेशो कैसे निकालेंगे? हमें देखना पड़ेगा ए को कितना लेना देना है वो नेट कर दो, बी से कितना लेना देना है वो नेट कर दो, इन दोनों का नेट जो आएगा उसके रेशो में हम अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देंगे। क्या भूलोगे? भूलोगे? यस भूलेंगे? नहीं, हमें एग्जाम में भूलना है क्या? नहीं, याद रखोगे दोस्तों? जनाब आगे बढ़े सर, ठीक है। लेकिन सर इसके बाद बात आती है, ये तो हो गए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बारे में, हम वो दो आइटम को भी डिस्कस कर देते हैं सर। कौन से वो दो आइटम? जो आपके होते हैं आईओएल और रेंट पेड टू द पार्टनर। सर हमारे पास प्रॉफिट पर्याप्त मात्रा में है, लॉस है, इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट है। ये दोनों आइटम कौन से बोले थे मैंने?
कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब सारा मैटर खत्म, कुछ भी हो जाए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो या कम प्रॉफिट हो, हमें तो पूरा देना ही पड़ेगा, भले डीड ने कुछ बोला कि नहीं बोला, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये तो दोस्तों ऑल केस में क्या होगा, पूरा के पूरा पेमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि लॉस है हमारे पास, फिर भी आपको IOL और रेंट पेड टू पार्टनर P&L अकाउंट में डालने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम बोला गया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो एनी हाउ टू बी पेड है, वो कंपलसरी है। भले हमके पास लॉस हो फिर भी हमें उन्हें पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, भले और लॉस बढ़ जाए तो बढ़ जाए। डन है, हो जाएगा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूं। अब जैसे ही इतना हमने समझ लिया, थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। क्या इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं आप लोगों को, कि जैसे लिखते जा रहे हो आप लोग पढ़ोगे तब नोट्स बना लोगे? अदर पॉपुलेशन पूरे इंडिया की, आप लोग तो यहीं दिख रहे हो, आप लोगों के पास नोट्स भी अवेलेबल है लिखे हुए जो मैं बोल रहा हूँ। जिनके पास नहीं है उनको दे देना वो नोट्स, तो भाई को याद हो जाएगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दोस्तों तो यहाँ तक इतना पढ़ने के बाद अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ मेरी क्लास को, और आगे देखना क्या होने वाला है। हमने P&L अप्रोप्रिएशन देख लिया। P&L अप्रोप्रिएशन में सर कौन कौन से आइटम आए? IOC आया, IOD आया, सैलरी कमीशन का मैंने देख लिया। कमीशन अगर बिफोर है तो क्या, आफ्टर है तो क्या। तो हमें सर अब सिर्फ क्या देखना है, IOC का कैलकुलेशन कैसे होगा, IOD का कैलकुलेशन कैसे होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट आएगा पास्ट एडजस्टमेंट का, देन लास्ट आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। उतना सा करते ही तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन स्टिक करा दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इसके अलावा कुछ बचता है क्या? क्या सीक्वेंस भी वही चल रहा है जी, सीक्वेंस में क्वेश्चन है ना? तो दोस्त वो कैपिटल में आ जाएगा, अभी IOC में आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब समझाऊंगा इसके बाद तो आ जाएगा। दोस्तों क्लियर है? चले तो देखते हैं IOC जब भी आप कैलकुलेट करोगे, बोलो मैंने आप लोगों की कसम खिलवाई थी दोस्तों, जब भी मैंने IOC पढ़ाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट करोगे तो आपको दिमाग में ओपनिंग कैपिटल को रखना पड़ेगा। जस्ट क्लोजिंग कैपिटल देख लिया और उसमें कैलकुलेट करके बैठ गए तो आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल है तो उसमें तो फिक्स है सर, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहती है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर आप क्लोजिंग पे दे रहे हो कि ओपनिंग पे दे रहे हो। लेकिन अपन पहले नॉर्मल बात करते हैं कि नॉर्मली जब अगर IOC का कैलकुलेशन होगा, नॉर्मली जब IOC का कैलकुलेशन होगा तो मैं ओपनिंग कैपिटल को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ओपनिंग कैपिटल पर ही होता है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ओपनिंग कैपिटल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या हो गया, always calculated on opening capital प्लस माइनस अदर एडजस्टमेंट। मतलब सर ओपनिंग कैपिटल पे जाएगा, मान लो ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐड कर दी, लेस कर दी, इस सब पे बात हो जाएगी। जैसे सर एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये आपके पूरी साल की बैलेंस शीट है, ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है। इस तारीख को अपने पास दिख रखी है कि 5 लाख कैपिटल है मिस्टर ए की, 5 लाख कैपिटल है, और आपको IOC देना है 10%। आपने आव न देखा ताव 5 लाख का 10% दे दिया, तो दोस्तों कितना दे दिया, 50,000। इसका मतलब क्या हो गया पता है, इसका मतलब ये हो गया कि हमने 10% पूरे साल का दे दिया, पूरे साल का दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 लाख ओपनिंग में भी 5 लाख थे, ये इसका मतलब होता है। इसलिए मैंने बोला था कि ऐसा तो होगा नहीं कि ओपनिंग में भी 5 लाख क्लोजिंग में भी 5 लाख, तो उस पार्टनर ने जिंदगी भर किया क्या, कोई एडिशन डिलीशन नहीं, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं, तो किया क्या, है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल को देखने की, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन गिवन है तो। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप पक्का 5 लाख पे 10% दे सकते हो। एक आध 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, खाली कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो तो आपको सर ओपनिंग कैपिटल को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों क्लियर है यहां पे? तो सर जैसे ही मैं ओपनिंग कैपिटल को आपने बोल दिया कि ध्यान रखना चाहिए सर, ओपनिंग कैपिटल को ध्यान रखना चाहिए सर, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, है ना सर, ओपनिंग कैपिटल को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने ऐसा बोला तो बताओ सर ओपनिंग कैपिटल होता क्या है? दोस्तों ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जिसने ये समझ लिया, अभी आने वाले 2 मिनट में नींदे उड़ा दो, है ना, 5 ही दिन जगना है दोस्तों, उसके बाद तो एक होती है बाजी कॉलेज में,
वो ही बाजी करनी है। कौन सी बाजी? बोल रहा है लड़की बाजी। देखो कॉलेज में वो ही करना है। अभी 5 दिन उनसे छुट्टी ले लो, क्योंकि अपन कॉमर्स वाले हैं। कॉमर्स वाला बंदा अधिकतर सेटिंग करता है पीसीएम पीसीबी में, है ना। तो देखते हैं अपन अभी कॉमर्स वाले, कॉमर्स वालों की कॉमर्स वाले के साथ सेटिंग नहीं होती है, कॉमर्स वालों की कॉमर्स वाले के साथ सेटिंग नहीं होती, पता चले दोनों को भीख मांगनी पड़े आगे जाकर के। कॉमर्स वाले भीख नहीं मांगते कभी जिंदगी में, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। अपन को बेरोजगारी है ही नहीं यहाँ पे। देखो सर क्या होता है, जब भी आप ओपनिंग कैपिटल लेके बैठे हो और आपको जाना है क्लोजिंग कैपिटल पे, तो सर पहले तो बताओ ये कैपिटल कैपिटल कर रहे हो इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। वो क्या होता है? तुम्हारा कैपिटल होता है। बोलो क्लियर है सर? अब देखना अपन एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अनुश्री, मेरे पास ओपनिंग में 1 लाख कैपिटल थी, मैं 1 लाख कैपिटल लेके बिजनेस में आया था। बोलो मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख। पूरे साल के चलते 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 खो नहीं जाना है, चलते चलते मैंने 2 लाख रुपए और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, जिससे बताओ मेरी क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई? इंक्रीज हो गई। तो दोस्तों इसका मतलब आप ही बोल रहे हो कि अगर सर कोई एडिशनल कैपिटल लगेगा तो मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो एडिशनल कैपिटल को हम क्या कर देते हैं दिशान? प्लस कर देते हैं। मान लो वापिस मैं आता हूं ओपनिंग में, सेकंड एग्जांपल, मैंने ओपनिंग में 5 लाख इन्वेस्ट करा था कैपिटल का, चलते 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 मैंने 2 लाख रुपए की ड्राइंग कर दी, मैंने 2 लाख रुपए की ड्राइंग कर दी। तो दोस्तों बताओ ये आपके कैपिटल को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो मतलब सर ये कहना चाहते हो कि हम ड्राइंग को क्या कर दें? माइनस कर दें। लेकिन सर ड्राइंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होती है चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। अभी तो खाली ध्यान रखना, भी बता रहा हूं, है ना। याद आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, है ना दोस्तों, लेकिन अभी बता दूंगा। चलो सर देखे, अगर एडिशनल कैपिटल लगाई तो कैपिटल बढ़ जाएगी, ड्राइंग कर दिया पाठक तो कैपिटल कम हो जाएगी। ये 2 बात तो समझ में आई। सर मान लो मैंने 5 लाख कैपिटल लगाई, चलते चलते मैंने कोई प्रॉफिट कमाया बिजनेस में, वो प्रॉफिट अल्टीमेटली बट जाता है ओनर को। तो वो प्रॉफिट जब हम ओनर को दे देंगे तो कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब आप यूं कहना चाहते हो कि सर प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर है सर? उसके बाद सर मान लो आपकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी और उसको पे आपको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। क्या उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए जो एक्सपेंस था आपको मिला, उससे आपकी कैपिटल बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। तो आईओसी क्या होता है सर? ऐड होता है। वाह यार दोस्तों, तो आईओडी क्या होगा? लेस होगा। सर आपने कुछ तो गलत करा है सर, आपने आईओएल और रेंट पेड टू द पार्टनर, वो भी तो पार्टनर को ही दिया है, तो सर उसको कैपिटल में प्लस माइनस क्यों नहीं करा? तो कॉन्सेप्ट याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर कभी भी पार्टनर्स कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ध्यान रखना कि आईओएल और रेंट पेड टू पार्टनर कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। बच्चे गलती करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन सही से कर देते हैं, लेकिन आईओएल जब भी आता है तो वो पार्टनर कैपिटल में पुट कर देते हैं। नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। सर 2 ही केस में लोन का नाम पार्टनर्स कैपिटल में जा सकता है। एक तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट और डेथ में क्या होगा कि एंड में जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसे देने वाला सफिशिएंट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में लोन आ गया। दूसरा सर जब डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन में क्या होता है कि जब, अरे वाइफ की कहां बीच में ला रहा है? तो वाइफ को भी शांति रख, पहले 31 मार्च को बस हो जाएगी शादी। बेटा सर को देख के जल रहा है, इसको जेलसी हो रही है। अरे मेरी शादी हो गई तो तेरी भी होगी एक दिन बेटा, वाइफ को भी बीच में मत लाओ। वाइफ आते ही क्या होता है, फिर भी मजा नहीं आता है पढ़ाने का, है ना। ऐसा मत करिए आप लोग। चले ये अपन क्लिप काट के डाल भी देंगे। चल देखो सर क्या होगा, सर सुनिए मेरी बात। डिसोल्यूशन में क्या होता है? 2 तरह के लोन होते हैं, एक तो पार्टनर से हम लेते हैं, दूसरा पार्टनर को हम देते हैं। तो पार्टनर से हम लेते हैं तो वो तो कैश और बैंक अकाउंट से सेटल होता है,
और जो पार्टनर से हमने लिया है वो हम कैपिटल में डेबिट कर देते हैं। डिसोल्यूशन में पढ़ाऊंगा मैं कल आपको, है ना। तो सर दो ही केस में वो भी लोन का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में जाता है, वो रिटायरमेंट और डेथ में। यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखना है सर, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू द पार्टनर और रेंट पेड टू पार्टनर नहीं जाएगा। तो अगेन सर बात घूम फिर के वहीं आ गई। उन 6 आइटम में 2 आइटम को अपन ने अलग रखे थे, कौन कौन से बोल के बता दो, IOL और रेंट पेड टू पार्टनर, उनको खाली P&L में डाल दो। उसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं सर, क्योंकि P&L में डाल दिया तो वो P&L अप्रोप्रिएशन में गया नहीं, और चूंकि वो P&L अप्रोप्रिएशन में गया नहीं तो वो कभी भी कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं करेगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बोलो राधे राधे, महावीर भगवान की। चले सर आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है सर? देखो ओपनिंग से आप क्लोजिंग पे जाओगे तो प्लस कर देंगे एडिशनल, माइनस कर देंगे ड्रॉइंग, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, प्लस IOC माइनस IOD। एक बार फिर मेरे साथ जोर से पूरे इंडिया को सुना दो, जोर से, यह सबको पता चल जाना चाहिए और 31 तारीख वाला पेपर आउट हो जाना चाहिए सर। जोर से बताइए आप लोग, ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होता है? बोलो, ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, IOL नहीं है, रेंट नहीं, वो कभी भी कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करता है। बोलो क्लियर है? याद हो जाएगा एग्जाम तक, बोलोगे तो नहीं सर? फिर सर मान लो अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दी और आपने यहाँ पे देखा कि IOC कैलकुलेट करने के लिए हमें किसको ध्यान रखना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल। ये मत भूलिएगा कि आप CBSE बोर्ड में हो, ये मत भूलिएगा कि आप CBSE बोर्ड में हो। क्वेश्चन बड़ा कमीना होता है दोस्तों, और हम उसके पापा हैं, है ना, खुद के, है ना, पड़ोस वाले नहीं, है ना दोस्तों। ठीक है, तो सुनने, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी होगी और बोलेंगे कैलकुलेट IOC। तो IOC को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या देखना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल देखना चाहिए। तो दोस्तों बताइए, क्लोजिंग कैपिटल से अगर मैं ओपनिंग पे जाऊंगा तो ये सारे प्लस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों? अपोजिट हो जाएंगे। क्योंकि सर देखना, अगर ओपनिंग से मैं क्लोजिंग पे गया तो मैंने प्लस करा, अगर मैं ये पेयर पीछे लूंगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो देखो सर, ओपनिंग से क्लोजिंग गया तो प्लस करा, क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे तो माइनस करेंगे। बोलो क्लियर है? ऐसे आप ध्यान रखोगे नहीं रखोगे? तो बता दो, क्लोजिंग से ओपनिंग जाने का फॉर्मूला बोल के बताओ। चलो क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं, बोलो एडिशनल क्या करेंगे? माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट लॉस IOC IOD प्लस। बोलो क्लियर है? आ गया? आ गया समझ में? चलो सर, अब इसके आगे और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सर जितने भी प्लस माइनस हो रहे हैं वही कैपिटल को डिस्टर्ब करते हैं। कौन डिस्टर्ब करता है कैपिटल को? जितने भी प्लस माइनस हो रहे हैं वही कैपिटल को डिस्टर्ब करते हैं। इसका मतलब सर, अगर कैपिटल का अकाउंट बनेगा, अगर सर कैपिटल का अकाउंट बनेगा तो जब जब भी कैपिटल बढ़ेगी तो उसे मैं क्रेडिट करता हूं, जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसे मैं डेबिट करता हूं। समझ लेना भाई, LIC AE को भी रिवीजन है तो पूरा ही दे दो सर। खाना खाने गए हैं अपन फिक्स लंच सिस्टम में, तो चावल क्यों नहीं खाएं, स्वीट क्यों नहीं खाएं, सब कुछ खा लो, है ना, ताकि कॉम्पैक्ट रिवीजन आपको मिल जाएगा सर। जल्दी जल्दी फेमस हो जाएंगे आप लोग। देखो हमको तो होना ही है फेमस, आप लोग हो गए तो आप कभी बोल सकते हो कि देख छोरे, ये जो बोल रिया है ना, ये येलो टी शर्ट में टीचर जो बोल रिया है ना, उससे हम पढ़ के आए। तू तो क्या ही पढ़ेगा, हम तो उसके सामने बैठ के आए थे। ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे आप, है ना? इसलिए आप फेमस हो जाओगे हमारे साथ साथ। मैं आपके नाम भी बोल देता हूँ, यश राजपूत बेटा है इस क्लास में, अनुश्री बेटी है, पवन विजय वर्गी बेटा है, भाई का नाम मुझे पता नहीं, है ना, दिशान, ईशान मित्तल, ओके, एक मित्तल ये बेटा है ना, ये जड्डू बेटे हैं, अग्रवाल साहब बेटे हैं, मनन कैरो जी, ओहो हो बहुत बड़ी हस्ती होती हैं, ताली बजाओ मनन जी के लिए, है ना। और तिवारी जी तो भैया अभी कल दुबई घूम के आए हूँ, दुबई में पेपर दिया उन्होंने जाके, है ना। फिर देखो मोस्ट ब्यूटीफुल कपल ऑफ द ईयर, है ना। फिर देखो सर निधि विधि, कितने सारे बेटे हैं, हर्ष माहेश्वरी टॉपर ऑफ दिस ईयर, है ना। फिर सर अक्षद स्वीटेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, है ना सर, देखे फिर मुस्कान गुप्ता, सारे लोग, ये आपके नाम मैंने बोल दिए, दिशांत गुर्जर, रितु जॉ वगैरह सबके नाम मैंने बोल दिए, मोहित देशमुख के भी नाम बोल दिए, है ना। तो आप लोग जब भी ये लेक्चर मान लो 10 साल के बाद कोई देख रहा होगा, क्योंकि मैं तो ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में भी CBSE बोर्ड चेंज नहीं करने वाली, है ना। तो दोस्तों वो लोग सुनेंगे, आपके बच्चे ही हो जाएंगे तब तक तो, हेमंत जडेजा को तो प्रोग्रेस में, है ना। सर देखो ब्लैकबेरी बोलता है हमारे उधर से सब काले काले ही है, LIG पे आ जाओ बेटा, सब गोरे गोरे हैं, कहाँ कहाँ फसल उगा रखी है,
वाह वाह, फसल बेटा तू भी उगा कुछ फसल दे। ओह भाई 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 भाई, बस 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 बस, चलो किट ए भाई, चले सर सुने, तो कौन से पे आते हैं सर? जब भी ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे जाएंगे तो हमें रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है। क्या करनी है सर? अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग करेंगे तो आपको LIC यही ध्यान रखना है, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा मैं क्या करता हूं? क्रेडिट। डिक्रीज होगा तो डेबिट, ये इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। मतलब लाइबिलिटी इनकम कैपिटल और नीचे दो असेट एंड एक्सपेंस। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा मैं क्या करूंगा दोस्तों? क्रेडिट करूंगा, और डिक्रीज होगा तो मैं डेबिट करूंगा। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। बोलो क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जावे, है ना सर? तो बता दीजिए मुझे यहाँ पर, इसको ठिकाने लगा दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। बताएं सर, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पक्का है कि ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस पे जाएंगे। तो दोस्तों एडिशनल कैपिटल होगा, अगर एडिशनल कैपिटल होगा, कौन सा कलर ले लें? येलो ले लेते। चलो, अगर एडिशनल कैपिटल होगा तो ये क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट। तो माइनस वाला डेबिट, प्लस वाला क्रेडिट, माइनस वाला डेबिट, क्रेडिट, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल बन गया। अभी मैं उसका फॉर्मूला बना के बता देता हूं। सर प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी तो एडजस्ट करते हैं, जनरल रिजर्व का भी तो करते हैं, गुडविल ऑलरेडी अपियर का भी तो करते हैं, फिक्टिशियस असेट का भी तो करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का भी तो करते हैं, रियलाइजेशन गेन लॉस का भी तो करते हैं। उन सब का जो भी करते हैं वो प्रॉफिट के ही एलिमेंट होते हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं। कोई मुझे गलत साबित मत कर देना कि सर अरे हाँ तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं सर, रिवैल्यूएशन जाना चाहिए ना। वो सारे प्रॉफिट ही तो होते हैं। जैसे आप रिवैल्यूएशन क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल खुद प्रॉफिट के बेस पे तो वैल्यू होती है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, वो भी एक तरह का प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, WCR प्रॉफिट है, फिक्टिशियस एसेट लॉस है। क्या होगा? कर सकते हो। तो दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल को हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है, पार्टनर्स कैपिटल को बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है। इस पे तो एक रील बननी चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल को बहुत ही सिंप्लीफाइड हमने कर दिया है सर। देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। सर पार्टनर्स कैपिटल को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? सर हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना पड़ेगा पहले ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाने के लिए क्या क्या प्लस माइनस होते हैं। जैसे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग पे जाएंगे तो प्लस एडिशनल कैपिटल, माइनस ड्रॉइंग, प्लस प्रॉफिट, माइनस लॉस, प्लस IOC, माइनस IOD। जो भी प्लस हो रहा है वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, डिक्रीज होगा तो मैं डेबिट कर दूंगा। हेंस सर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इधर जाएंगे जो इंक्रीज कर रहे हैं वो आइटम, इधर जाएंगे जो डिक्रीज कर रहे हैं वो आइटम। बोलो क्लियर है दोस्तों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया और रेलवे बन गई। सर देखते हैं अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। लेकिन ये जो कुछ मैंने आपको बताया है वो जस्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड होता है। इसके बारे में आपको मैं भी बता रहा हूं। शांति है जरा, शांति है सर? शांति तो पूछो ही मत, पूरे साल पढ़ा ही नहीं है, इससे बड़ी शांति और क्या हो सकती है। अगर पूरे साल पढ़ते होते तो आज थोड़ी यहाँ बैठे होते, है ना? आप भी सर संडे को आराम कर रहे होते, वो कौन सी बाजी कर रहे होते। नहीं हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते वो बाजी, तुम्हारी अभी है वो बाजी, मेरी नहीं है। मेरी तो अभी सिर्फ अकाउंट बाजी चल रही है। देखें सर, मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना देता हूं और ये ध्यान से समझ लेना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। डेबिट उधर आता है बच्चा मित्तल सर, क्रेडिट इधर आता है। बोलो क्लियर है? ये पता है? चले सर, थैंक्स गॉड, इतना तो पता है, फिर तो आराम से 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। बाकी तो मैं चले सर, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट है। यहां हम लिखते हैं, अच्छा पर्टिकुलर का कॉलम भी होता है, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, चलेगा, रिवीजन हो रहा है दोस्तों। मान लो 3 पार्टनर है ABC एंड C बोला करो, AB एंड C, जिसको मान लो इसमें बोल दिया जैसे यश ने ABC, मतलब क्या हो गया, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए AB एंड C। आपका क्वेश्चन भी बहुत संस्कारिक होता है, वो AB एंड C बोलता है ना, या कोमा लगाता है बीच में, तो ऐसा बोल A, B, C। ठीक है सर, देखें अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो और आपकी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस है, विनीत ठाकुर जी, अगर आपके बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस होता है तो जो LIC होते हैं उनका ऑलवेज
ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो वो ओपन किधर होंगे रे? क्रेडिट साइड। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। सुबह उठ के बीड़ी पी लिया कर तो याद रहेगा तुझे, है ना? बाय बैलेंस बीडी। कैरिड डाउन तो बेटा मैं लेके जा रहा हूं अगले साल, वो क्लोजिंग वाला होता है। तो कैरिड डाउन क्लोज में यूज होता है, तो सी मतलब क्लोज, क्लोज डाउन कर देना और सुबह उठ के बीड़ी पी लेना, बस बात खत्म। कई लोग होते हैं ना सुबह उठ के जब तक बीड़ी सिगरेट नहीं पीते तब तक देखे सर, ध्यान रखना वो भी लॉजिक है साइंस वालों का, अपना नहीं है। अपन तो सर सुबह उठते ही जब तक बोनी बट्टा नहीं करते तब तक आगे काम नहीं चलता है, अपन कॉमर्स वाले। लेकिन साइंस वाले क्या करते हैं? जब तक सुबह उठ के एक सुट्टा नहीं मारेंगे तब तक तो आगे काम ही नहीं चलता उनका। देखो वो क्या होता है, आप लोगों को पता होगी। आप लोग हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो रह चुका हूँ बहुत सारी हॉस्टलों में। देखिए सर क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस इधर डाल देंगे, ठीक है? बताओ सर एडिशनल कैपिटल हो गया, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, क्योंकि सर एडिशनल कैपिटल होने से क्या होगा? बढ़ेगा। सर ड्राइंग होगी तो ड्राइंग डेबिट होगा। आईओसी, ओहो गजब। आईओडी, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, आईओएल, नहीं नहीं नहीं, आईओएल नहीं जाता है, रेंट नहीं जाएगा। इससे सिंपली मेरा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। बोलो क्लियर है? यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। दोस्त लोग पार्टनरशिप को बहुत ही डिफिकल्ट बना लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट के 2-3 कॉन्सेप्ट तो समझ में आते हैं, और जिस दिन पार्टनर्स कैपिटल अपने दुनिया में पहले दिन पढ़ाया जाता है वहां से हम सोच लेते हैं पार्टनरशिप को छोड़ के बाकी चैप्टर कितने नंबर के हैं, तो एटलीस्ट 27 नंबर तो है ना, मेरे पास 27 नंबर तो आ ही जाएंगे। 27 नंबर की जुगाड़ में जैसे बच्चा बैठता है तो सेकंड बुक 24 नंबर की आती है, शेयर डिबेंचर, उसको जैसे ही एंटर करता है बच्चा तो बोलता है यार पार्टनरशिप भी अच्छी थी, है ना। शेयर डिबेंचर नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या तो फॉरबिट करेगा, क्या तो री इशू करेगा, क्या तो सीआर में ट्रांसफर करेगा, फिर वो गोपी एंड गोपाल इतने अप्लाइड और अलॉट किए थे भाई रे भाई, बहुत सारी टेंशन आती है उसके अंदर, है ना। इसलिए दोस्तों पार्टनरशिप भी अच्छी होती, 36 में लेके आ जाती, एक ही टॉपिक पढ़ो ताकि पास तो हो गए, पास तो हो गए। इसलिए मैंने सबसे पहले पार्टनरशिप रख लिया कि पास तो हो ही जाओगे। पास होने पे खाली एक मिठाई का पीस, मिठाई की दुकान नहीं बोल रहा हूं, खाली मिठाई का पीस लेके आ जाना मेरे पास। चले सर आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लिया। अब मैं समझाता हूं कैपिटल के दो नेचर होते हैं। कैपिटल के दो नेचर होते हैं। सबसे पहला नेचर होता है फिक्स्ड कैपिटल नेचर, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नेचर। एक होता है सर फिक्स्ड कैपिटल नेचर, एक होता है सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नेचर। पवन तेरा नेचर कैसा है? फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है? नहीं, फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग? मतलब कि जैसे प्यार करता है उसी पे मरता है कि सब पे मरता है? सब पे। देखो मतलब तो फ्लक्चुएट हो गया, ओपनिंग में कुछ और क्लोजिंग में कुछ और, लेकिन जादू देखो फिक्स्ड है। स्टार्ट में भी सिंगल था, एंड में भी सिंगल है ना। तो दोस्तों उसको फिक्स बोलते हैं। सर दो प्रकार की कैपिटल होती है, एक होती है सर फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि आपका कैपिटल का नेचर या अमाउंट बोले तो जितना ओपनिंग में था उतना ही क्लोजिंग में रहना चाहिए, उसको बोलते हैं फिक्स नेचर। फ्लक्चुएटिंग में क्या है, ओपनिंग कुछ और हो तो भी चलेगा, क्लोजिंग कुछ और हो तो भी चलेगा, बहुत ऐसी तैसी करवा के आता है वो, है ना। सर फ्लक्चुएटिंग मतलब होता है कि ओपनिंग भी कुछ और क्लोजिंग भी कुछ और। ओपनिंग में पता चले किसी और के साथ भिड़ा था, क्लोजिंग में आके पता चले टिक गया भाई साहब एक ही जगह पे, है ना। देखें सर तो क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल में ओपनिंग कुछ और क्लोजिंग कुछ और नहीं होता है, मतलब सेम रहता है। ओपनिंग फिगर एंड क्लोजिंग फिगर सेम रहता है। जैसे यश मित्तल का भी फिगर सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग से फिगर सेम है ना। फिगर मतलब अकाउंट में नंबर्स की बात होती है दोस्तों। आप लोग फिर उठ के कहां चले गए? फिगर मतलब यहां पे बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ नंबर। सर एक फिगर बेटा है 0, ये भी तो नंबर है सर। देखे ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, फिगर मतलब नंबर बोल रहा हूँ यार। मैं आज के बाद अमाउंट ही बोलूंगा, बस नहीं बोलूंगा फिगर। तुम लोग अभी पता चले 5 दिन में बिगड़ जाओगे, पता चले चलो मोस्ट ब्यूटीफुल फिगर गूगल पे दे मारा
पता चले उसमें रौनक सर का भी फोटो आ जाएगा साथ ही साथ। देखें ऐसा मत करो आप लोग, देखें। और मजा आ गया भाई को, है ना, नींद उड़ाने के लिए था बच्चों, नींद उड़ाने के लिए। चलो आंसर देखिए, हमारा ओपनिंग अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट अगर सेम रहेगा तो हमारी कैपिटल का नेचर कौन सा होगा, फिक्स होगा। लेकिन उस बात के दो एक्सेप्शन है, उस बात के दो एक्सेप्शन है सर। देखो, ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग होना चाहिए, लेकिन इस बात का एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि सर अगर हमने एडिशनल कैपिटल लगा दी ड्यूरिंग द ईयर तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो बढ़ेगी। एंड सर हमने ड्राइंग कर दी, लेकिन कौन सी, अगेंस्ट कैपिटल। सर इन दो केस में आपका क्लोजिंग चेंज हो जाएगा। देखिए सर, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल विल रिमेन सेम, बट इसके दो एक्सेप्शन है। किसी ने एडिशनल लगा दी तो, या किसी ने ड्राइंग कर दी तो कैन चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो सर आपके मन में एक डाउट आएगा, आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर कैपिटल का नेचर फिक्स रहना है, मतलब एडिशनल होगा तो प्लस होगा, ड्राइंग होगा तो माइनस होगा, मतलब इसके अलावा कोई आइटम कैपिटल में प्लस माइनस नहीं होगा, मतलब आईओसी प्लस नहीं होगा, आईओडी माइनस नहीं होगा, प्रॉफिट प्लस नहीं होगा, लॉस माइनस नहीं होगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस नहीं होगा कैपिटल के अंदर। सर होना तो चाहिए क्योंकि कैपिटल को डिस्टर्ब तो कर रहा है ना, लेकिन हमारे कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स्ड है। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करते हैं, जब अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। क्या बोला मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। सर कौन कौन सा, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब सर जो आइटम कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कैपिटल में जाने चाहिए, वो कैपिटल में चले जाएंगे, बाकी सारे आइटम कहां भेज देंगे, करंट अकाउंट में भेज देंगे। इसका मतलब सर बोले अगर कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होगा, कैपिटल का नेचर अगर फिक्स्ड होगा तो सर क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, उसके अलावा कुछ नहीं चाहेगा। और बचे हुए सारे आइटम कहां चले जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जैसे कि बोलो पार्टनर्स करंट अकाउंट, आईओसी प्रॉफिट, आईओडी लॉस और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, नहीं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, उतना ही जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है। लेकिन सर जब फ्लक्चुएटिंग नेचर होगा तो सारे आइटम एक में घुसा देंगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने फ्लक्चुएटिंग तो अभी पढ़ा है प्रीवियस पेज में, मैं आपको दिखा दूं सर, ये जो फॉर्मेट है वो कौन से नेचर से है, फ्लक्चुएटिंग नेचर, जिसके अंदर सारे प्लस माइनस एक ही अकाउंट में हो गए हैं। सर देखो, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल, ड्रॉइंग दोनों प्रकार की, आईओसी, आईओडी, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, लॉस और एक क्लोजिंग कैपिटल आ गई। लेकिन अगर यहीं पर फिक्स्ड कैपिटल होता तो सर ये फिगर और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाले फिगर तुम्हारे चले जाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और बचे हुए सारे फिगर चले जाते तुम्हारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बोलो क्लियर है कि नहीं, डन। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों को ध्यान रखने के लिए। सर अपना कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है, तो बताएं आईओडी किधर जाएगा, डेबिट साइड पे। बोलो क्लियर है। आपका कैपिटल का नेचर फिक्स नेचर का है और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है दिशान, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल में। क्वेश्चन ध्यान सुनो, फिक्स कैपिटल नेचर है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किया है, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल में, किधर, डेबिट साइड। बोलो क्लियर है। कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो आईओएल किधर जाएगा, जाएगा ही नहीं, ध्यान रखना, जाएगा ही नहीं। बोलो क्लियर हो गए, अगेंस्ट प्रॉफिट। बोलो क्लियर है। क्या यहाँ पे कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया, क्या आईओसी का कैलकुलेशन समझ में आ गया, कौन सी कैपिटल पे होता है ऐसे कैलकुलेशन, ओपनिंग पे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आईओसी का कैलकुलेशन भी क्या होता है, कवर हो जाता है। बोलो क्लियर है। आगे बढ़ूँ, आईओडी पे आ जाऊँ, आईओडी पे आ जाते हैं। उससे पहले एक घुट पानी में पी लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी पानी पी लो, रिकॉर्डिंग चालू है, चले सर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पोर्शन जो आता है वो आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
always calculated on drawing against प्रॉफिट्स। मतलब सर ये बात ध्यान रखना आप लोग, जब भी आईओडी हम कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, तो वो कौन सी ड्राइंग पे होगा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब सर जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा उस पे कैलकुलेशन नहीं होगा, नहीं, बिकॉज क्योंकि वो ड्राइंग का कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन के साथ सेट ऑफ हो जाता है। जैसे कि याद रखना कि सर ओपनिंग कैपिटल मान लो 10 लाख की थी, 6 महीने बाद मैंने 2 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए, क्लोजिंग में 8 लाख हो गई, तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? 10 लाख पे 6 महीने का, 8 लाख पे 6 महीने का। इसका मतलब वो 2 लाख का जो ड्राइंग हुआ उतना आईओसी कम दिया, इसका मतलब उस ड्राइंग का इंटरेस्ट सेट ऑफ हो गया है आईओसी के कैलकुलेशन के साथ। तो सर वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का कैलकुलेशन तो आईओसी के साथ सेट ऑफ हो जाता है दोस्तों, तो हमें कौन सी ड्राइंग का अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। सर आप कब से बके जा रहे हो? सर कब से आप बके जा रहे हो? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब तो समझाइए, इसका मतलब तो समझाइए। सर मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कैपिटल हमने लगाई थी उस कैपिटल से ही पैसा हमने निकाल दिया, तो वो कैपिटल से ड्राइंग मानी जाएगी। लेकिन सर हमने कैपिटल को तो एज इट इज रहने दिया, प्रॉफिट्स के अगेंस्ट पैसा निकाल दिया, तो वो कौन सी हो जाएगी? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमें कुछ लिखा नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है? तो अगर शब्द विड्रॉ यूज किया है, विथड्रॉ यूज किया है, क्या यूज किया है? विड्रॉ, तो वो कौन सा हो जाएगा? अगेंस्ट कैपिटल। और ड्राइंग लिखा है तो अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन कई बार विड्रॉ भी लिखा है और बोल रहा है कैलकुलेट आईओडी एट द रेट इतना परसेंटेज, तो उस विड्रॉ को भी मैं क्या मान लूंगा? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन ने बोला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दोनों ड्राइंग दे रखी है। तिवारी जी है ना, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। देखो सर हमें सर क्या है, दो ड्राइंग दे रखी हैं, अगेंस्ट कैपिटल भी, अगेंस्ट प्रॉफिट भी। तो अगेंस्ट कैपिटल वाली कैलकुलेट नहीं होती आईओडी, क्योंकि वो आईओसी के साथ हो जाता है और इसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कसम हमने खा ली सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी ड्राइंग पे होता है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में। सर उसके बाद भी ड्राइंग दो प्रकार की हो सकती है। जो हमने ड्राइंग करी है वो फ्लक्चुएट ड्राइंग करी है, और हमने जो ड्राइंग करी है वो रेगुलर विथ सेम अमाउंट करी है। सेम अमाउंट, सेम इंटरवल और सेम रेट। सर बता देता हूं, हमने जो ड्राइंग करी है, एक ड्राइंग करी है हमने फ्लक्चुएट, जब मर्जी में आए तब ड्राइंग कर दी, जब मर्जी में आया तब ड्राइंग कर दिया। 1 अप्रैल को 10 लाख निकाल दिए, 15 अप्रैल को फिर 5 लाख निकाल दिए, 6 महीने तक कुछ निकाला, फिर 1 अक्टूबर को 2 लाख फिर निकाल दिए, फिर डिलीवरी कराते घूमते हैं तो फिर ड्राइंग कर ली सर, है ना। तो क्या होगा? हमने ड्राइंग ही ड्राइंग कर दी। ये कौन सी हो गई? फ्लक्चुएट नेचर की हो गई। एक सर ड्राइंग होगी तुम्हारे पास कौन सी, कि जैसे मैं यहाँ पे इंदौर में रह रहा हूं, मेरा घर है, अभी मान लो रेंट पे, बताएगी सारी बातें काल्पनिक है लेकिन समझ लेना, है ना। हम रेंट पे रहते हैं, मुझे हर महीने की पहली तारीख को रेंट देना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 25,000 मेरा रेंट है, तो मैं आऊंगा बिजनेस में और गले में से 25,000 निकाल के ले जाऊंगा, तो वो 25,000 मैंने मेरे पर्सनल यूज के लिए निकाले, वो ड्राइंग तो हो गई, है ना। तो वो ड्राइंग जो हो गई वो हर महीने की पहली तारीख को सेम अमाउंट थ्रू आउट द ईयर, 25,000 25,000 25,000 25,000 हर 30 दिन में, हर एक तारीख को एक तारीख को एक तारीख को सेम इंटरवल, और पूरे साल भर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% रहा है या कितना भी सेम रहा है, तो वहां पर कैसे होगा वो हमें सीखना है। बोलो क्लियर है? तो सर अगर फ्लक्चुएट होगा तो आप लोग आराम से कर सकते हो कि जो पहली ड्राइंग करी उस पे, जैसे 1 अप्रैल को करा तो 1 अप्रैल को 10 लाख करे, उस 10 लाख का 10% पूरे 12 महीने का कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर मान लो सर 1 अक्टूबर को करा तो सर हम क्या करेंगे, उस 2 लाख पे पूरे 6 महीने कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 फरवरी को किया तो जितना पैसा करा उस पे 2 महीने कैलकुलेशन कर लेंगे। वैसा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेके आ जाएंगे। बोलो क्लियर है? मैं क्यों जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? कि लिख के बताऊं? आ रहा है समझ में? सर दूसरा लिख के बता रहा हूं मैं भी, कौन सा? हमने ड्राइंग कैसी करी? फिक्स्ड मेथड, है ना। तो सर देखेंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, क्या कहना चाह रहा हूं। सर देखिए, अगर आपने ड्राइंग
फ्लक्चुएट करी तो हमें कैलकुलेशन भी अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कब कब ड्राइंग कर दी। तो हमने जो ड्राइंग करी उससे लेके एंड ऑफ ईयर तक का कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद फिर क्या कर लिया, ऐसे टोटल आईओडी कर लिया और चार्ज कर दिया, पी&एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दिया, उसी समय पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर दिया। पता चला आईओडी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है, अभी पढ़ा। आईओडी कैपिटल क्या करता है, कम करता है, हेंस क्या होगा, वो डेबिट होगा। बोलो क्लियर है सर? तो हम आगे बढ़ते हैं सर। हमने पास क्या हुआ कि हमारा कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है, कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है। मान लो 3 पार्टनर है बिजनेस के अंदर, 3 पार्टनर है। ए पार्टनर क्या करता है, हर महीने की पहली तारीख को 10,000 विड्रॉ कर लेता है। पार्टनर बी होता है जो मिड ऑफ द मंथ में हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ करता है। पार्टनर सी होता है जो हर महीने के एंड में ड्राइंग करता है पूरे साल भर, है ना। तो पार्टनर ए आ गया, पार्टनर बी आ गया, पार्टनर सी आ गया। ए पार्टनर करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ध्यान रखना थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर मेंटेन होना चाहिए, है ना। नहीं तो एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी आप लोगों को। सर ये आएगा इन द मिड ऑफ द मंथ, नॉट ईयर। ये आ गया एट द एंड ऑफ द मंथ थ्रू आउट द ईयर। सर देखिए क्या, सबसे पहले एक पार्टनर आया, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है 10,000 10,000 10,000 10,000। तो आप लोग जब छोटे बच्चे होंगे, आप लोग अगर मासूम से बच्चे होंगे, आप लोग जब मासूम बच्चे होंगे तो आप क्या करोगे पता है, ए को बुलाओगे, ए बेटा इधर चल, तेने अप्रैल में 10,000 ड्राइंग करे, 1 अप्रैल से लेके उस 10,000 का 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर मई में 11 महीने का, 10 महीने का, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हमने इतनी ड्राइंग कर दी, मतलब 12 कैलकुलेशन ए के नाम पे ठोक दी, फिर 12 कैलकुलेशन बी के नाम से ठोक दी, फिर 12 कैलकुलेशन सी के नाम की ठोक दी, तो 36 कैलकुलेशन हो गई। कैलकुलेटर अलाउड नहीं, पता चले 3 घंटे में आईओडी का क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ जो 4 नंबर का आया था, है ना। उसके लिए हमारे पास क्या है कि सर देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है सर, देखना कैसे। ए का मैं कैलकुलेट करूंगा तो सर 10,000 का, मान लो मैं आपके हिसाब से करता हूं, इंटू 10% इंटू 12/12, फिर 11/12, 10/12, लेकिन ये सब तो सेम चलता है, ये तो सेम ही चलेगा, है ना। डिवाइड बाय 12 भी सेम चलेगा, ओनली चेंज क्या होगा सर, कभी 12 होगा, 11 होगा, 10 9 8 7, यही चेंज होगा दोस्तों, है ना। तो खाली टाइम ही तो चेंज हो रहा है, क्यों ना मैं कोई शॉर्टकट पैदा कर दूं, क्यों ना मैं शॉर्टकट बना दूं कि सर अगर टाइम ही चेंज हो रहा है तो आप एक काम करो, उस टाइम का एवरेज कर लो। तो दोस्तों यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया कि जब भी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ड्राइंग का नेचर आपका रेगुलर इंटरवल में विद सेम अमाउंट विद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर होता है, तो आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो। उस मेथड का नाम होता है दोस्तों एवरेज पीरियड मेथड। सर हम एवरेज कर देंगे किसका, हम एवरेज कर देंगे किसका, पीरियड का। सर कौन से पीरियड हो रहे, 12 महीने, 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 7 6 5 4 3 2 1, बाकी सब सेम रहता है। तो सर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है तो देखना सर आपका कैलकुलेशन हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय 2। क्योंकि सर ये +1 क्यों हो रहा है, यहाँ पे उसका लॉजिक समझ लेना। +1 क्यों हो रहा है, +1 क्यों हो रहा है, देखना सर कि मान लो आपने ये पूरे साल भर ड्राइंग करी, पहली ड्राइंग यहां पर कर ली, लास्ट महीने की ड्राइंग 1 मार्च को ही कर ली, तो यहां से 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इस 1 महीने का मुझे एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, तो मैंने वो n+ कर दिया। ये बेसिक फंडा है, लॉजिकल बनियों का, ठीक है। बाकी मैथ्स के हिसाब से देखोगे तो वो अलग जाएगा, ज्योमेट्रिक में ना पढ़ते हो, है ना, वो अलग जाएगा। सर एंड वाला समझते हैं, आए आप लोग हर महीने की एंड में ड्राइंग करते हो, तो आपने फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को करी, लास्ट वाली 31 मार्च को करी, तो सर इस पूरे 12 महीने में हमें इस 1 महीने का ब्याज तो लगेगा ही नहीं, तो उस कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, n-1 डिवाइड बाय 2। तो एंड वाला माइनस समझ में आ गया, तो बिगिनिंग वाले में प्लस होगा, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
बोलो क्लियर है। बिगिनिंग जब भी होता है तो जितने महीने का है उसका हमें एक्स्ट्रा लगेगा और n-1 लग जाएगा एंड में। तो दोस्तों क्या हो गया, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो मैं n+1 डिवाइड बाई 2 करूंगा, जिससे आएगा कि पूरे 12 महीने +1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ का ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग हो रही है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पे। बोलो क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में। सर अगर मिड ऑफ द मंथ है तो कुछ नहीं करना, n डिवाइड बाय 2 करना, 12 डिवाइड बाय 2 मतलब 6 मंथ, क्योंकि मिड का मिड में एवरी मिड को हम 6 नंबर से डिनोट करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मिड क्यों ना हो। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। सर अगर एंड होगा तो n-2 करना पड़ेगा, 12-1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। बोलो क्लियर है दोस्तों। तो 3 सिचुएशन हमारे सामने अराइज हो गई है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होगा तो 6.5 मंथ, मिड में 6 मंथ, एंड में 5.5 मंथ। तो सर कैलकुलेशन कैसे होगा बता दो, कैलकुलेशन कैसे होगा सर, देखो बताता हूं मैं। अगर आपने ड्राइंग सेम रेगुलर में करी और 10,000 एवरी मंथ करी तो साल भर की कितनी हो गई, 1,20,000। अपना रेट है 10%, तो कुछ मत करो, अगर बिगिनिंग में तो 6.5 डिवाइड बाय 12 कर दो, लेकिन ध्यान रखना इसको 120 करना मत भूलना। बच्चे गलती क्या करते हैं, 10,000 को 10,000 ही रहने देते हैं, नहीं बच्चों उसको पहले 12 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, इनटू 12 करना पड़ेगा। डन, आगे बढ़े। सर अगर यहाँ पे क्वार्टर होता तो, सर कौन सा क्वार्टर बुलवा लो, वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मतलब ईयर का क्वार्टर, ईयर का क्वार्टर कितना, 3 महीने। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो मैंने हर क्वार्टर की ड्राइंग कर ली एक साथ, 3 महीने की ड्राइंग एक साथ कर ली। तो सर अगर वहां पे बिगिनिंग होगा तो क्या हो जाएगा, n+3, एंड होगा तो n-3, तो n+3 के हिसाब से देखें तो कितना आ जाएगा सर मेरे पास, 7.5, एंड का 4.5 और मिड का तो 6 का 6। बोलो क्लियर है। अब आते हैं एक स्पेशल सिचुएशन, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आपके आ जाए। स्पेशल सिचुएशन देखते हैं सर। मान लो ये आपका साल है, ये आपका साल है, 6 महीने खत्म होते हैं 30 सितंबर को। कब खत्म होते हैं, 30 सितंबर को। मिस्टर ए होता है, ये क्वेश्चन में जो बोल रहा हूं हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 या 4 आपके पेपर में यही देखने को मिल जाए, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। इवन मैं आपको नंबर तक बता रहा हूं, कौन सा नंबर ले लिया मैंने क्वेश्चन का, 3 या 4। देखना आपको यही मिल सकता है बेटा, या तो 2 नंबर में या हो सकता है 3 नंबर में। देखना सब, देखो कड़क हो गया केविन बेटा, देख सुन, हाँ इतने तो सर जुगाड़ लो, है ना सर, इतने तो पैसे भराइए, इतने तो पैसे। सर देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हुआ, मिस्टर ए ने ड्रॉइंग करी फॉर द 6 मंथ ओनली। कैसे करी, फॉर द 6 मंथ ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के लिए करी, इसके बाद ड्राइंग नहीं करी, और हमें 31 मार्च को आईओडी कैलकुलेट करना है। देखो सर ये क्वेश्चन छप रहा है, मैं बिल्कुल मुझे लग रहा है ना सर। देखो हमने देखे सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि मिस्टर ए ने ड्राइंग करी है, वो सिर्फ 6 मंथ एंडेड 30 जून तक करी है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद उसने ड्राइंग नहीं करी है, लेकिन आईओडी कैलकुलेट कब करना है, 31 मार्च को। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन 6 महीने का तो एवरेज पीरियड लग जाएगा, तो यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो क्या करूं, 12+1 की 6+1, 6+1, क्योंकि यहाँ पे कितने महीने, खाली 6 महीने। तो सर यहाँ पे n+1 डिवाइड बाय 2 में होगा 6+1 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब होगा सर कितना, 3.5। लेकिन सर उसके बाद उसने ड्राइंग नहीं करी, लेकिन क्या इतनी ड्राइंग पे ब्याज तो लगेगा कि नहीं लगेगा, ब्याज तो लगेगा। तो सर ये पूरे 6 महीने में ऐड कर दूंगा, तो आईओडी एंड में कितने महीने का लगेगा दोस्तों, 9.5 मंथ्स का लग जाएगा। ये फिर बता देता हूं सर, देखो कि मैंने कोई लोन लिया, हर महीने लोन लेता था उससे, 30 जून के बाद लोन लेना बंद कर दिया, 31 मार्च को जब खड़ा रहूंगा तो क्या 30 सितंबर से 31 मार्च का कोई लोन पे ब्याज नहीं लगेगा कि लगेगा, लगेगा। सर यहाँ पे पूरे 6 क्यों लग रहे हैं, क्योंकि भैया जो यहाँ पर लोन हमने आईओडी करा था उसका यहाँ तक तो ऑन एन एवरेज इतना लग गया, उसके बाद तो पूरे 6 महीने का ब्याज लगेगा, सब पे 6 महीने का ब्याज लगेगा, तो वो 6 महीने पूरे मैंने छोड़ दिए। बोलो क्लियर है सर, +6 नहीं, 3.5 +6 तो टोटल है 9.5, तो 9.5 डिवाइड बाय 12 ऐसा। डन, तो कुछ मत करना, तुम तो खाली याद रखना।
ऐसा सर ने बता दिया था, तो 2-3 नंबर तो फ्री में लेके आ जाएंगे। ठीक है सर? हाँ, वही तो बात है सर, लास्ट में जाके बता देते हैं हम लोग। चले बना दी तो देखें, काम ही बनाने का है। देखो मैंने अभी बोल दिया, ये आने वाला है। नहीं आया तो वेल एंड गुड, आ गया तो मेरी तारीफ होगी, नहीं आएगा तो मुझे पता है आज की क्लास से बाहर तो कुछ पेपर जाएगा नहीं, सब कुछ लगेगा, सब वो है जो सर ने पढ़ाया, तो मेरे को तो सब बोलना है, ओनली बनाना है पेपर। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। इसमें एक और एडवांस वर्जन देख लेते हैं। उसने 6 महीने के लिए ड्राइंग करी, लेकिन वो 6 महीने कमेंस फ्रॉम 1 अक्टूबर लिखा है। ओ माय गॉड, 6 महीने करी है कमेंस फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड द एंड ऑफ ईच मंथ। चलो दिमाग लगा बताओ बच्चों, उसका भी रेजा भी। सर देखो ये 6 महीने का तो लगेगा, और इसका n-1 डिवाइड बाय 2 सर कितना 2.5 आएगा, 6 - 1 डिवाइड बाय 2 है ना। इसे ये नहीं लगेगा सर, क्या यहाँ पे ड्राइंग करी क्या उसने, नहीं करी, तो हमें सिर्फ कितना दे देना है, 2.5 महीने का। सर उसमें 6 प्लस क्यों हुआ था, क्योंकि सर उसके बाद ब्याज तो लगेगा ना। यहाँ इस 6 महीने का ब्याज कैसे ले लूं जब उसने ड्राइंग ही नहीं करी थी। तो ड्राइंग तो पहली बार उसने यहाँ करी थी, आया समझ में। तो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, सेट भी 2-3 आते हैं आप लोगों के, तो एक सेट में तो ये पूछ लेगा और एक सेट में ये पूछ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन हाई हॉट में होते हैं। हॉट बोले तो हाई ऑर्डर थिंकिंग, वो तुम्हारा वाला हॉट नहीं है ना, मैं तो वैसे ही कूल आदमी हूं, है ना। देखिए सर, हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग, ये तुम्हारा 20% पेपर होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग का। ये एजुकेशन पॉलिसी होती है कि जब भी कोई लेवल का एग्जाम या पेपर वगैरह होते हैं, चाहे आप नर्सरी क्लास में हो या आप सीए फाइनल में हो या आप यूपीएससी वगैरह कोई पेपर दे रहे हो, तो हॉट सिर्फ 20% होता है ना। मतलब 80 मार्क्स में से 16 नंबर के क्वेश्चंस आपके हॉट आएंगे, मतलब बोले तो क्या, हाई ऑर्डर थिंकिंग। हाई ऑर्डर थिंकिंग वो होते हैं जो सिर्फ एसआईसी वाले ही कर पाएंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, यही कर पाएंगे और यहीं से निकलेंगे। ओके डन। तो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग में होता है, और हाई ऑर्डर थिंकिंग अगर सेट्स में जाता है तो सेट में वो क्वेश्चन सेम रहते हैं। बोलो क्लियर है? क्या इतना डिटेल एनालिसिस आपको कोई बता सकता है? नहीं, सिर्फ कौन बता सकता है? चले सब। हाँ, तो दोस्तों आपने देख लिया, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ओनली कमेंस फ्रॉम 6 मंथ है दोस्तों, तो वहां पर ऑन एन एवरेज आईओडी आपका 9.5 महीने का होगा। लेकिन वो लास्ट वाले 6 महीने में कमेंस किया है, अगर एंड में किया है तो 2.5 महीने का होगा। डन। आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बढ़ जाऊं? बढ़ जाओ। तो यहाँ पे आईओडी का भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन खत्म हुआ, लेकिन ध्यान रखना रेट आपको कौन सी गिवन है, सिंपल 10% है कि 10% पर एनम। अगर सिंपल है तो ये अभी तक जो पंचायत करी सबको भूल जाना, है ना। अगर सिंपल रेट दे दी तो जो पंचायत करी अभी तक तो सर करी क्यों, है ना, ये बताने के लिए कि सर अभी तक जो पंचायत करी उसको भूल जाना अगर रेट सिंपल दी। क्योंकि सर जब भी पर नम रेट नहीं होती है, ये मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, धीरे से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को भी नहीं सुना रहा हूँ सर, माइक में सुनाता रहे, उनके भी कान में जाके बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि पापा पास में खड़े हो जब वीडियो सुन रहे हो तो पापा नहीं सुन ले, उनके लिए थोड़ी ना है, उनसे तो पैसे लूंगा, ठीक है। ये मेरे खाली बच्चों के लिए फ्री है सर। सुनना, अगर रेट आपको सिंपल दिए तो आप 1 घंटे के लिए भी ड्राइंग करोगे ना तो भी पूरा 10% लग जाएगा। तो वहां तो मुझे टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है। जब टाइम फैक्टर ही इग्नोर करना है तो मुझे 12/11, 12/12, 11/12, 10/12, 9.5, 6.5, 3.5 कोई ध्यान रखना ही नहीं है। तो सिंपल सा जितना भी टोटल ऑफ ड्राइंग हो 10% अपन कर देंगे। बोलो क्लियर है? लेकिन ये सारी पंचायत ध्यान कब रखनी, जब रेट कौन सी हो, पर एनम हो। बोलो क्लियर है? लेकिन सर एक और केस ध्यान रखना, ये मिटा दूं सर, एक और केस ध्यान रखना। मान लो क्वेश्चन तो बड़ा कमीना होता ही होता है, लेकिन हम उसके बाप, अरे आप ही बोल रहे हो बाप, अरे माँ भी तो लाओ कभी। माँ का पेपर कल हो गया है सर, देखें बीएस अकाउंट को मेल वर्जन समझते हो, बीएस को आप ऐसा बोलते हो, अरे बीएस तो अभी पढ़ी ही नहीं, लेकिन अकाउंट तो अभी पढ़ा ही नहीं। बीएस को पत्नी मानते ना अकाउंट की, इको को भुआ, वो फालतू काम की उंगली करती रहती, भुआ बनती बीच में आके को, है ना सर। देखिए सर, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा आ गया अरे बच्चा तो तुम्हारा पी वगैरह सब है और दादी तो मैथ्स, ठीक है, चलो दादा है मैथ्स, दादा है, दादा तो आईपी और सीएस होते हैं मेरे हिसाब से, मेरे सॉरी आए सर कॉन्सेप्ट पे आए। सर देखो क्वेश्चन बड़ा कमीना होता है। उसने बोला
कि इस पार्टनर ने पूरे साल भर, मतलब वर्ड यूज किया ड्यूरिंग द ईयर, उसने आपकी 1 लाख रुपए की ही ड्राइंग करी है और रेट आपका 10% है, तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, 1 लाख इंटू 10% कर देंगे। लेकिन बोला कि साल भर में 1 लाख करिए और रेट तुम्हारा 10% पर एनम है, तो सर मैं 12 महीने का कैलकुलेशन करूं कि 0 महीने का करूं कि क्या करूं? क्योंकि फर्म बोलेगी तूने पूरे साल भर में 1 लाख करे, चल आजा यहां से 1 लाख गिन, तो पूरे 12 महीने हो गए। मैं बोलूंगा अच्छा बेटा चल तू यहां से गिन, तो मैं तो 0 महीने का दूंगा। दोनों में लड़े झगड़े हो गए, तो एक गाना आया, इसमें तेरा घाटा मेरा भी नहीं घाटा, ऐसा कुछ तो कर। अभी गाना आया था बीच में, इसमें तेरा जाता मेरा कुछ नहीं जाता, घाटा वाटा वो नहीं देखते अपन, है ना। जब से हो गई मेरी जिंदगी सेटल, है ना, मेरी जिंदगी सेटल हो गई है जब से, तब से मैं ये गाने वाने नहीं सुनता हूँ, ठीक है ना। वो ही हम लोग अब गाने वाने सुनता हूँ कभी, जैसे अभी नहीं है तो ये रोमांटिक गाने चला लेता हूँ। हनुमान चालीसा में कभी कभार चलाता हूँ, अब रोज नहीं चला था, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि हनुमान जी मेरे पास तो पहले ही आ गए थे, आने वाले हैं। तो हनुमान चालीसा अपन फिर सुनेंगे एंड में। लेकिन देखो सर क्या कहने वालों में आप लोगों को, अगर ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है और रेट पर एनम होगी दोस्तों, तो आप लोग क्या करेंगे, 6 महीने का ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन कर लोगे, ताकि न तो फर्म को नुकसान हो न पार्टनर को नुकसान हो। एवरेज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो सर ड्यूरिंग द ईयर शब्द लिखा है, पूरे साल की टोटल ड्राइंग लिखी है, और तुमको 6 या रेट पर एनम वाली दी है, तो टाइम फैक्टर देना पड़ता है, तो हम 6 महीने का कैलकुलेशन कर लेंगे। बोलो क्लियर है? टोटल ड्राइंग दे रखेंगे क्वेश्चन में, बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे आईओडी का कैलकुलेशन भी क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है। बोलो क्लियर है सर? आगे बढ़ जाएं क्या? क्या इसका मैं वीडियो में अब दूसरा पार्ट बना दूं पास्ट एडजस्टमेंट का, कि वन शॉट ही चलने दूं? पूरा चैप्टर खत्म करो तो ये लेक्चर तुम्हारा 1 घंटे 14 मिनट का तो हो गया, तो 1 घंटे 15 मिनट का ये रहने दो। पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी प्रॉफिट उसमें लिखा देते हैं, है ना, तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। चलो दोस्तों, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड होता है, मिलते हैं अपन सेकंड पार्ट में, उसमें मैं आपको लेके आऊंगा इसी चैप्टर का गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड पास्ट एडजस्टमेंट। ओके दोस्तों, बने रहिए।